नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रेनबो एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग खोटा निबंध जिसके लेखक डॉक्टर BN ओहदार का निबंध संख्या 2 बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। खोटा निबंध का जो प्रकाशक है वो एक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार है और इसका प्रथम संस्करण 1990 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण 2016 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल निबंधों की संख्या है वो 12 है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि कुल निबंध इसमें कितने 12 निबंध है। तो आज हम लोग इसका दूसरा निबंध डिस्कस करने वाले हैं, बखेड़ों में बखेड़ा लिंग बखेड़ा। इसका अर्थ होता है कि बखेड़ा का मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़ों में झगड़ा, किसका झगड़ा? लिंग का झगड़ा। अब ये जो निबंध है वो एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में हिंदी भाषा में जितने भी निर्जीव तत्व हैं उसमें लिंग व्यवस्था की बोध की गई है। जैसे किसी जो निर्जीव चीज़ें हैं उसको भी हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मान के चलते हैं, तो उसी को लेकर इस निबंध में व्यंग किया गया है, टिप्पणी किया गया है। और संदेश इसमें यह है कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उसमें तो प्राण नहीं होता, जान नहीं होता, अतः उसमें कोई लिंग का प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको कोई लिंग होगा, पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा। उसे तो एक अलग से लिंग, जिसे हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं, उसमें रखा जाना चाहिए था। परंतु उन्हें जीवधारियों की भांति, मतलब सजीव की भांति स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट दिया गया है। और यही दुनिया का क्या है? बखेड़ा का भंडार है। तो लेखक बताते हैं कि ये दुनिया जो है वो बखेड़ा का भंडार है, झगड़ा का भंडार है। अर्थात किस किस बखेड़ा पे चर्चा किया जाए और किस बखेड़ा को छोड़ दिया जाए, मतलब किस झगड़ा पे चर्चा किया जाए और किसको छोड़ दिया जाए। रोजी रोटी का झगड़ा है, कम और बेसी का झगड़ा है, ऊंच नीच का झगड़ा है, जात पात का बखेड़ा है, छोट बड़ का बखेड़ा है, गोर कार का बखेड़ा है, गरीब अमीर का बखेड़ा है, जनी मर्द का बखेड़ा है, देश परदेश के बखेड़ा, और ना जाने कते कते किस्म के बखेड़ा है। यहाँ पे कितने कितने किस्म का बखेड़ा है। एक समाज वैज्ञानिक है, जो समाज शास्त्र के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि सोसाइटी इज क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, माने समाज बखेड़ा का प्रतिफलक है। जो समाज है, सोसाइटी है, वो बखेड़ा झगड़ा का क्या है? प्रतिफल है। तो हाँ, ये जो बखेड़ा है वो कुछ व्यक्तिगत हो सकता है, घरेलू हो सकता है, क्षेत्रीय हो सकता है, कुछ राष्ट्रीय हो सकता है और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। कोनो बखेड़ा तो गोटे दुनिया के लगे, मतलब पूरा संसार का झगड़ा हो सकता है। कोई मतलब आज हमर आगू एगो नावा किस्म के बखेड़ा डंडाइल है। लेखक कहते हैं कि इतना सारा बखेड़ा है, लेकिन मेरे सामने आज एक नया तरह का बखेड़ा आ गया, नए तरह का झगड़ा आ गया। और ये जो झगड़ा है वो कोई और झगड़ा की बात नहीं है, ये झगड़ा है लिंग बखेड़ा का झगड़ा। ऐसे तो बखेड़ा कोनो नवा नहीं लगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि एक दोस्त ने जब यह कहा कि हवा बहता है, तो लेखक उन्हें ध्यान दिलाने के लिए कि लिंग का ध्यान में रख के बात करो कि हवा बहता नहीं है, हवा बहती है, क्योंकि हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। ये बात लेखक कहते हैं। बस इतना बात सुनते ही उनका जो दोस्त है वो उस पर फायर हो जाता है और कहने लगता है, तो एते ओदी खोदी मीन मेख निकाले हैं, तो बताओ कि लिंग के माने की हुए। मतलब जो तुम इतना छोटी छोटी बातों को गौर कर रहे हो कि हवा बहता है, बहती है, तो तुम ही बताओ कि लिंग का अर्थ क्या होता है। फिर वही कहने लगा कि हिंदी शब्द सागर के अनुसार चिन्ह या निशान, गुप्तेंद्रियां, व्याकरण के अनुसार वह तत्व जिससे पुरुष और स्त्री का भेद का पता चलता है, जिससे किसी वस्तु का अनुमान हो, सांख्य के अनुसार मूल प्रकृति और मीनासा के अनुसार 6 लक्षण, जकर अनुसार लिंग के निर्णय करल जाए। वे हैं उपकर्म, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, अर्थवता और अव्यति। ये 6 चीज़ों से हम पता करते हैं कि कोई चीज़ का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। फिर वह आंख दिखाकर कहता है कि ई हवा के लिंग चिन्ह है क्या? ये जो हवा है उसका क्या लिंग चिन्ह है, तुम ही बताओ। इसमें ऐसा कौन सा तत्व है जिसे देखकर तुम कह दिए कि हवा स्त्रीलिंग है? हवा का जितना भी पर्यायवाची शब्द है, जैसे पवन, मरुत, वायु, समीर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो क्या किसी वस्तु का नाम बदल देने से उसका प्रवृत्ति तो नहीं बदल जाता? तुम कह रहे हो कि हवा क्या है?
स्त्रीलिंग है और इसका जितना भी पर्यायवाची वाला शब्द का नाम है वो क्या है, पुल्लिंग है। तो हम उसका पर्यायवाची शब्द से अगर नाम बदल दे तो क्या हवा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाएगा? नहीं ना। अगर वो स्त्रीलिंग है तो वही रहेगा, पुल्लिंग है तो वही रहेगा। नाम बदलने से उसकी प्रकृति नहीं बदल जाती है। इतना ही नहीं, पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कैसे? तो देखिए, आंख, उंगली, नाक, हड्डी, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, कौन कौन से अंग? आंख, उंगली, नाक, हड्डी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब ये चाहे पुरुष के हो या फिर स्त्री के है तो ये क्या? स्त्रीलिंग ही है। तो उसी तरीके से दांत, पेट, हाथ, पैर, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब ये चाहे स्त्री के हो या पुरुष के हो है तो क्या? पुल्लिंग है। तो अगर ये पुल्लिंग है तो स्त्री के अंदर स्त्री के बॉडी में पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है वो एक दूसरे के भीतर होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि पुल्लिंग के भीतर स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग के भीतर पुल्लिंग पाया जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि लेखक ने अपने सिफारिश में, जब उनके दोस्त इतनी सारी बात लिंग के चर्चा में करता है, तो लेखक अपने सिफारिश में कहते हैं कि देख जनाब, तू किसी चीज के हक में तो तह में तो जाते नहीं हो, मतलब किसी चीज की गहराई में तो तुम जाते नहीं हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात जानकर बोल देते हैं। बात दरअसल यह है कि किसी देश का भाषा उस देश की संस्कृति का वाहक माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की जो वहाँ की भाषा होती है वही उस देश की संस्कृति का वाहक माना जाता है। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, यहाँ की जो संस्कृति है वो इसके भाषा में देखी जाती है। तो और भारत की संस्कृति की ये विशेषता है कि यहाँ जड़ चेतना, चर अचर, सभी में प्राणत्व पाया जाता है। मतलब जो भी निर्जीव चीजें हैं उसमें भी हम लोग क्या मानते हैं? प्राण मानते हैं, प्राण तत्व मानते हैं। इसी कारण यहाँ धरती को हम लोग माई, आकाश को पिता और बोन पहाड़ को देवी देवता तरी मानल जाए। मतलब यहाँ धरती को हम लोग माँ मानते हैं, आकाश को पिता मानते हैं और जो जंगल पहाड़ हैं उन्हें हम लोग देवी देवता की तरह मानते हैं। इसी कारण से जो हिंदी के व्याकरण विशेषज्ञ थे उन्होंने इन जड़ चेतना निर्जीव चीजों में लिंग भेद का अंतर कर दिया। इतना सुनने के बाद लेखक का जो दोस्त है वो मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक ठीक, यही कारण तुम लोग क्या करते हो? पहाड़ और पर्वत को पाखंड के पूजा में अपन माथा टेकते हो, कि तुम लोग इनकी पूजा करते हो और उनके सामने माथा टेकते हो। लेकिन जो जीते हुए हार्ड मांस, जो सच में जो सजीव चीजें हैं जिनमें हार्ड मांस है, उनको तो तुम लोग पूजते नहीं हो। मतलब जो निर्जीव चीजें हैं उनकी तुम लोग पूजा करते हो, और जो जीते हुए हार्ड मांस है, जो जिंदा है, उनको तो तुम लोग पूजते भी नहीं हो। आगे वो बताता है कि हार्ड मांस का बना चौकरा, जिसे हम लोग किन्नर वृहनल्ला के नाम से जानते हैं, उनका नाम तो वोटर लिस्ट में मिलता ही नहीं है। नाम तो दूर, उन्हें कोई आदमी मानने को तैयार नहीं है। भला हो पाणिनि और पतंजलि जैसे ऋषियों का, जिन्होंने संस्कृत भाषा में इनका क्या रखा है? ख्याल रखा है। और नाट्य शास्त्र के लिखवैया जो आचार्य भरत हैं, तो अपन नाटक शास्त्र में ऐसा नियम बनाए देला कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोल सकती, उन्हें प्राकृतिक बोलना होगा। इस प्रकार समाज को बांटने का काम इन लोगों ने किया। किस आधार पे? लिंग के आधार पे समाज को बांटने का आधार इन्हीं लोगों ने किया। इससे बेहतर तो हम लोगों का क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं खोटा भाषा। तो बेसिकली यहाँ जो चर्चा किया गया है वो खोटा भाषा का चर्चा किया है कि उससे बेहतर तो हम लोग का ये क्षेत्रीय भाषा है, जहाँ पे लिंग का कोई बखेड़ा ही नहीं है, लिंग का कोई झगड़ा नहीं है। जैसे गाय चरा है, बरद चरा है, तो देखिए गाय स्त्रीलिंग है, हम लोग मान के चलते हैं गाय स्त्रीलिंग है हिंदी भाषा में, उसके लिए भी हम लोगों ने यूज किया चरा है। उसी तरह बरद जो जानवर है वो भी चरता है। माय खा है, स्त्रीलिंग है, तब भी इसको हम लिखे खा है। बाप पुल्लिंग है, तब भी हम इसके लिए लिखे खा है। मतलब लिंग का कोई यहाँ पे बखेड़ा ही नहीं, झगड़ा नहीं है, सबके लिए हम लोग समान लेके चलते हैं। उसी तरह लड़का और लड़की, एक पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो दोनों के लिए हम लोग लिखते हैं लड़का जा है और लड़की जा है। तो यहाँ पे जो खोटा भाषा की बात की गई है उसमें लिंग का कोई बखेड़ा ही नहीं है, लिंग का कोई झगड़ा नहीं है। वही बताते हैं कि इससे बेहतर तो हमारा क्या है? क्षेत्रीय भाषा है, जहाँ पे लिंग का कोई बखेड़ा नहीं है। आगे फिर लिखा गया है
कि ऐसा भेदभाव नहीं रहने के कारण, जो खोटा भाषा या हमारा क्षेत्रीय भाषा उसमें ऐसा भेदभाव नहीं रहने का कारण, मुख्य कारण है कि झारखंड की संस्कृति में 4 मुख्य तत्व पाए जाते हैं। वो 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? श्रम, समता, सह अस्तित्व और सहयोगात्मक। ये चारों आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड की संस्कृति में 4 मूल तत्व कौन से हैं, या इनमें से कौन सा मूल तत्व है या नहीं है। तो श्रम, समता, सह अस्तित्व या सहयोगात्मक की प्रकृति हमारी संस्कृति में पाई जाती है। ये मुख्य तत्व हमारे संस्कृति में पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ कोई भाषा में भेदभाव नहीं किया गया है। आगे लेखक बताते हैं कि ना कौन हो स्त्रीलिंग है, ना कौन हो पुल्लिंग, कोई लिंग भेदभाव नहीं। मतलब जो खोटा भाषा है उसमें ना तो कोई स्त्रीलिंग है ना तो कोई पुल्लिंग है। लिंग का कोई भेदभाव ही यहाँ नहीं किया गया, सब एक लिंग है। राष्ट्रीय एकताई जैर मोबाइल क्षेत्रीय भाखा गुलेन बेस तरी ढूंढल जाए। मतलब ये बताते हैं कि जो राष्ट्रीय एकता है वो क्षेत्रीय भाषा में बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे बताते हैं कि एक बाटे तो ही जनता से कह हाय, कि एक बात हम तुम लोग जनता से बताते हैं कि जाति संप्रदाय लिंग भेद भुलाए के सब एक हो जा, कि ये सारी चीजें जितना भी लिंग भेद है, जाति संप्रदाय है, इन सबको भुला के तुम लोग क्या हो जाओ, एक हो जाओ। दूसर बाटे वो बताते हैं कि जो आप प्राणीवाचक दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी को हम लोग क्या मानते हैं, पुल्लिंग माना गया है। और उसके सामने जो नदी एक बहती है भैरवी नदी, उसे हम लोग स्त्रीलिंग माने हैं। कहतो मुंह नाय बत हो, तुम लोग को ये कहते हुए मुंह भी नहीं दर्द करता है कि तुम लोग एक जो दामोदर नदी है उसको पुल्लिंग कहते हो और जो भैरवी नदी है उसे स्त्रीलिंग कहते हो। अब एगो पटाईदार देखा कि रजरप्पा दामोदर नदी के हेठे, जो रजरप्पा है वो रजरप्पा के पास दामोदर नदी जो है वो रजरप्पा से नीचे पश्चिम से पूरब की ओर बहता है। ठीक है, आप अगर कभी रजरप्पा गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि दामोदर नदी जो है वो, अगर मान लीजिए ये दामोदर का रजरप्पा का लोकेशन है, तो दामोदर नदी इसके इधर बहता है, नीचे जो है वो ये पश्चिम है और ये पूरब की तरफ बहता है। ठीक है, तो दामोदर नदी पश्चिम से पूरब की तरफ बहता है और इसी के ऊपर यहाँ पे भैरवी नदी का पानी दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे ये नदी का दोनों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो ये लेखक आगे बताते हैं कि भेड़ा नदी पानी तकर ऊपरे दक्षिण बाटे आई के गिरा है, कि जो भैरवी नदी का पानी है वो दामोदर नदी में ऊपर से आके गिरता है। अब बताओ ऊपरे पानी हेठे नहीं गिरता है तो कहाँ जेते। लेकिन बताते हैं कि ऊपर का पानी अगर नीचे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये तो पानी का प्रकृति है कि वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है। मनिक पंडित गुलीन, जो पंडित विद्वान है वहाँ के, उनका जो ये ढोंग देखिए, यहाँ पे लिखा गया ढंढनस, तो देखा कि कई देला हिया नद और नदी के दुर्लभ संगम है। नद मतलब पुल्लिंग की बात किया गया और नदी मतलब स्त्रीलिंग भैरवी नदी की बात किया गया। तो वो कह दिए हैं पंडित लोग क्या, कि नद और नदी का दुर्लभ क्या है, संगम है। नद मतलब जो दामोदर नदी है और नदी मतलब यहाँ पे भैरवी नदी की बात किया कि दोनों का क्या है, दुर्लभ संगम है। एक पश्चिम से पूरब की तरफ और एक उत्तर से दक्षिण से उत्तर की तरफ आके यहाँ रजरप्पा में क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इन दोनों का क्या है, दुर्लभ संगम है कि पुरुष हेठे है, जो दामोदर नदी है वो नीचे है, और स्त्रीलिंग जो मतलब कि भैरवी नदी है वो ऊपर है। उफिन आगू कहलक, मतलब जो लेखक के दोस्त है वो आगे कहता है कि देखो देखा गोटे दुनिया सो बखेड़ा जैर मोबाइल लिंग भेद टाय है, कि दुनिया का जितना भी बखेड़ा है उसका जड़ क्या है, लिंग है। लिंग के कारण ही ये पूरा दुनिया का बखेड़ा शुरू होता है। जो दे लिंग भेद के हटाई देलक, यदि हम इस लिंग भेद को हटाई देंगे तो हमें बूझे ही कि दुनिया में ढेर कठिनाई कते कते पेंच पाँच अपना ही खत्म हो जाएगा, अपने ही सिरा जाएगा। ठीक है, अगर हम किसको हटा देंगे, लिंग भेद को हटा देंगे। मानुषिक विकास पंथे सरसरौआ भागे लगते, और मनुष्य का विकास जो है वो सरसरा के मतलब बहुत तेजी से होने लगेगा। हम ओकर मुंह टुकुर टुकुर ताकते रह गए। और लेखक कहता है कि हम उसका मुंह जो है वो टुकुर टुकुर क्या हुए, ताकते रह गए। और यहाँ पे ये निबंध समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।